नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल। विजय दिवस एक गीत की पंक्तियां हैं। हम बचपन में प्रार्थना किया करते थे कि हमको मन की शक्ति दे मां, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। उस फौजी ने सबसे पहले खुद को जय किया होगा और उसके बाद में उसने विजय हासिल की अपने शत्रुओं पर, अपने दुश्मनों पर। 1971 का वो युद्ध इसी जय और विजय की निशानी है। 16 दिसंबर ये केवल तारीख नहीं, ये अपने आप में इतिहास है, जहां पर एक गाथा लिखी गई। उस गाथा को लिखने में न जाने कितने हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान भी दिया, लेकिन भारत राष्ट्र को विजयी बनाया। आज उसी विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे साथ कर्नल देवानंद लोहमरोड जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व सैनिक समिति के। 35 वर्षों की आपकी सेवा रही है, कमांडो ट्रेनर रहे हैं, इन्फेंट्री से जुड़े रहे हैं, यानी कि 15 वर्षों का आपका एक बैटल एक्सपीरियंस रहा है। बहुत स्वागत आपका कर्नल साहब। थैंक यू वेरी मच। में एक युद्ध अभियान का हिस्सा जो व्यक्ति रहा है, उस चीज को, उस जज्बात को जिसने जिया है, उनसे बेहतर 1971 के बारे में कौन बता सकता है। कर्नल साहब, 1971 भारत की बात, पाकिस्तान की बात, विश्व के नक्शे पर एक नया देश जो है उसके उभरने की बात, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जिस तरीके से हम लोगों के समक्ष जिसका आत्मसमर्पण हुआ, वो बात, ये कोई किस्सा नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये कथा भी नहीं, ये एक महान गाथा है। थोड़ी इसके बारे में प्रस्तावना दें। जी, सबसे पहले तो मैं आज इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा और उन 3,000 रणबांकुरों ने जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देके माँ भारती की सेवा की, उनको नमन करना चाहूँगा। उनके परिवार का भी आभार जताना चाहूँगा कि देखिए, उनकी कुर्बानी आज भी देश याद करता है, करता रहेगा। बिल्कुल। अब 1971 विजय दिवस हम सब मनाते हैं, वो एक ऐसी गाथा है जिसके अंदर एक 13 दिन का बैटल होता है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान शुरू करता है और जिसका खात्मा भारतीय सेना 16 दिसंबर 1971 को करती है, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान के 8,000 सैनिक मारे जाते हैं और हमारे भी 3,000 सैनिकों ने अपना जीवन का बलिदान देते हैं। 12,000 के आसपास हमारे लोग युद्ध में घायल होते हैं और फलस्वरूप एक ऐसी इतिहास लिखा जाता है जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार 90,000 से ज़्यादा युद्धबंदी बनाए जाते हैं और युद्धबंदी बनाए जाने के साथ साथ बहुत बड़ा क्षेत्र भी कब्जा किया जाता है। मैं उसको ऐसा देखता हूं और उस उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं। ये बहुत एक खुशी की बात है। मैं देश का भी आभारी हूं एक सैनिक होने के नाते और आपका भी आभारी हूं कि आज आपने प्रोग्राम रखा। बहुत सुंदर कर्नल साहब, ये एक बड़े गर्व की बात है। हमारा जो एक सीना है वो चौड़ा हो जाता है, हमारी बाजुएं जो हैं वो हिनहिनाने लगती हैं। हम जब किस तरीके से एक सर उठा करके दुनिया में हमेशा से बात करते रहे। भारत की बात करें तो भारत का इतिहास युद्धों से भरा रहा है और विजय से भरा रहा है, विजय गाथाओं से। 1971 ये चीज़ जब शुरू होती है, आपने कहा कि 3 दिसंबर की आपने बात की कि वहाँ से वो कहानी शुरू हुई। हालांकि ये कहानी तो उस समय, उस कहानी का सोपान जो है वो सबको प्रत्यक्ष हो गया था। ये कहानियाँ तो बहुत पहले से शुरू हो गई। जी देखिए, कहानी शुरू होती है कि पाकिस्तान जो ईस्ट और पूर्व और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था, वहाँ चुनाव होते हैं और चुनाव का नतीजा ऐसा आता है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन बांग्लादेश ईस्ट पूर्वी पाकिस्तान में थी और कम पॉपुलेशन उधर थी। तो जिस समय जब चुनाव होता है तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक अजीब किस्म का चुनाव था जिसके अंदर वेस्ट पाकिस्तान, जो ज़्यादातर जिसको हम आज कहते हैं, ये पाकिस्तान अपनी पावर सेंटर था, बट समहाउ जो सीट जीत के आए तो उसमें ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो जीत करके उनको सीएम प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात, फिर वहाँ से शुरुआत होती है। और जो पाकिस्तानी, देखिए, ये पाकिस्तान एक ऐसा पहला दुनिया का राष्ट्र है जो धर्म के नाम पर बनाया गया, दुर्भाग्य से, और मजहब के नाम पर, और उस मजहब के नाम की धज्जियां उड़ा दी गई विद इन 25-30 वर्षों के अंदर। आप देखिए, और उसी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो टुकड़ा, मैं कोई बड़े गर्व की बात नहीं है, पर दुर्भाग्य देखिए, उस धर्म के नाम से बनाने के बाद वो बंगाल के मुसलमानों को ऑलवेज एक छोटी नजर से देखते थे। और दुर्भाग्य से जब ये चीज उनके पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, 25 मार्च 1971 की बात, एक ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसके अंदर से उन्होंने ऑफिशियल तौर पे पाकिस्तान के एक क्रूरता का प्रतीक नियाजी, जनरल नियाजी, और उसके अंदर क्या
डायरेक्शन दी गई? डायरेक्शन ये दी गई कि इस सर्च लाइट के माध्यम से जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उनको खत्म करो। बंगाली जितने ये छोटे छोटे होते हैं तो बोले इन काले कलूटे छोटे बंगालियों का खात्मा करो। और दुर्भाग्यपूर्ण 10 लाख मौतें मार दिए जाते हैं सैनिकों द्वारा, और करीब बताते हैं कि 2 से 3 लाख महिलाओं का सरेआम रेप किया जाता था फॉर अ चेंज, कि इनके जो इतना इस तरह की प्रताड़ना करो इन महिला, और वो कोई धर्म से जुड़ी नहीं थी जी। वो इन्हीं के ज्यादातर लोग थे, और जिस तरह से बर्बरता की तो उसके फलस्वरूप वहां के लोकल जितने लोग थे, जिसका मुक्ति वाहिनी एक नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी संख्या में लाखों की तादाद हिंदुस्तान में शरणार्थी आते हैं, और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गृह युद्ध हो जाता है, और उसके फलस्वरूप 28 मार्च 1971 को हमारी भारत सरकार एक पार्लियामेंट फैसला करती है कि भाई हमें इसमें बीच में आना पड़ेगा, और वो आने का फैसला करती है। पर देखिए समय लगता है, और युद्ध हिंदुस्तान कभी नहीं करना चाहता, कभी नहीं थोपना चाहता, पर आखिर में 3 दिसंबर के दिन पाकिस्तान की वायुसेना जिस प्रकार से हमला करती है, सोच करके कि वियतनाम मॉडल के ऊपर आकर के वो हमारी सेना को धराश कर देगी, और उसको मुखी खानी पड़ी। तो ये दुष्कर्म जो पाकिस्तान ने किया, वो नियाजी, जिसको मैं क्रूरता का प्रतीक कहता हूं, और उसी नियाजी, ज्यादातर देशवासियों को पता नहीं कि इमरान खान भी नियाजी है, उसका भी गोत्र यही, वो भी अपना नियाजी लिखता है। तो ये बड़ी क्रूरता की कहानी थी, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस समय के देश को हमारी इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, पर जो सैनिकों ने जो पौरुषार्थ दिखाया, और जिस प्रकार से हालात को समझते हुए, हमारा नुकसान जरूर हुआ पर इतना बड़ा उस इलाके को लिबरेट किया गया, मैं बहुत उसको एक बड़ा युग का एक कार्यरत मानता हूं, विजय गाथा मानता हूं। पर बहुत सारे लोग इस विजय गाथा को एक अलग तरीके से प्रस्तुत की गई। मैं यही आपसे इजाजत चाहूंगा गोयल साहब एक चरने की। आज हिंदुस्तान चर्चा करता है, या बहुत सारे लोग, जो मुझे तो दुख है कि हमारा भारत के टुकड़े करने वाले लोगों को, ये हमारा ही टुकड़ा है, बिल्कुल हमारा ही भारत था। किन्हीं कारणों से अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के चाटुकारों ने 2 धर्म पे जो भी किया, उसके बावजूद भी इस विजय गाथा का हमने पूरा फायदा नहीं उठा पाए, और एक देश बना डाला। किस खुशी में? हमें क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला। उसके कारण भारत, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, आज के दिन अगर किसी भी देश के साथ हमारा सबसे लंबा बॉर्डर आता है 4332 किलोमीटर, वो बांग्लादेश के साथ है, और एक दुश्मन और एक और आपने तैयार कर दिया। और जबकि चीन जो हमारा मुख्य दुश्मन है, उधर पाकिस्तान मुख्य दुश्मन है, उनके साथ तो बॉर्डर इतना है ही नहीं हमारा। एग्जैक्टली ये बड़ी आपने बात कही है कि बॉर्डर हमारा कहाँ पर अड़ता है, कहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वो पूरब की बात है, ये वही की बात है जहाँ पर लक्षित बरफुकन जैसे ऐसे कमांडर्स रहे थे, जिन्होंने दिल्ली और आगरा से चलती हुई सल्तनत को उत्तर पूर्व में आने से रोका था। ऐसी जगह पर हम लोग जो कर सकते थे, क्या हमने उसी तरीके से, उसी अंदाज में किया? सैनिकों ने किया, सरकारें रह गईं, वरना वहीं पर बहुत सारी चीजों का पटाक्षेप हो सकता था। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं गोयल साहब। देखिए, ये मैंने एक एंगल बताया कि हमें इस विजय गाथा के बाद हमारा हुआ क्या। देखिए, सैनिक ने तो पौरुषार्थ दिखाया, देश ने भी दिखाया, नागरिकों में, पर जो वो तंत्र में जो लोग थे, जो सरकार में थे या जो भी प्लानिंग में थे, मैं उनसे कतई भी सहमत नहीं हूं। मैं उनको बिल्कुल ये मानता हूं, हमारे सैनिकों के देश के वो विरोधी थे। कैसे? पहली बात मैंने आपको बताई कि जब वो हमारा भारत का हिस्सा था, तो उन्होंने किससे पूछ करके एक नया देश बनाया? क्या उनके पिताजी की विरासत थी कि आज बांट दो और आज मिला लो? तो मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं, अगर उस समय हमारे बंगाल का हिस्सा था, पूर्वी और पश्चिम बंगाल एक बन जाते। बिल्कुल वहीं पर ही नहीं ये सटे। जो हमारी दूसरी जो चीज इससे युद्ध से निकल के आई कि हमने ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर में, जो पश्चिम क्षेत्र में, हमने बहुत सारे इलाके जीते। इन सरकारों ने टेबल पे जब गए तो वो भी उनके हवाले कर दिया। तीसरा, युद्ध बंदी, युद्ध के अंदर हमने 93,000 जो आंकड़ा कहता है, और कुछ उनके जो बाकी फैमिलीज थी, टोटल 98,000 आता है, उनको बिल्कुल उन्होंने वापस लौटा दिया। और हमारे मात्र करीब 5 से 6,000 के आसपास लोग थे। और 500 में देश को बताना चाहूंगा कि आज भी कभी कभार आपको न्यूज में सुनने को मिलता है कि 71 के युद्ध बंदी की पाकिस्तान जेल में मौत हो गई या कोई कागज आया है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और इसके आगे आइए आप, ये यही नहीं है,
बैठ करके ये उन राजनेताओं का महिमा मंडन करते हैं जिन्होंने हमारे देश के टुकड़े करवाने में एक देश और तैयार किया। दुश्मनी मानूंगा मैं, कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता जब हमारे देश के टुकड़े कर दिए। 4333 किलोमीटर का एक बॉर्डर पकड़ा दिया जहां पर आज हमारी इतनी सेना डिप्लॉयड है। आपको भी पता, हमें भी पता है बांग्लादेश और चीन किस प्रकार से हमें दुश्मन कर रहे हैं। तीसरे, हमारे युद्ध बंदी छोड़ दिए, उसके कारण वो तो छोड़े पर कोई समाधान नहीं हुआ हमारा कश्मीर प्रॉब्लम का, हमारे वेस्टर्न सेक्टर में जो हमारे इश्यूज थे, हमारे पानी के डिवीजन के जो रिवर जो पानी का उसका, और लास्टली आज भी हमारे लोग उनकी जेलों में पड़े हैं, किसी ने प्रयास नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, उस समय हम जो शिमला एग्रीमेंट जो अगले साल जो किया, मैं उसको एक अच्छा कदम नहीं मानता हूं। देश को समझना पड़ेगा, अगर उस समय हमारी सरकार हमारी टेबल पे जिन्होंने डिबेट की आज जैसे हमारी लीडरशिप होती तो साहब न तो हमें टेररिज्म का मुंह देखना पड़ता और न हमारे देश के एक और टुकड़ा बाहर देश बना होता। एक तरीके से हमारी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार भी होना तय था। बेसिकली विस्तार की बात नहीं करेंगे, जो हमारे पास में था कम से कम हम उसमें से एक बड़ा भाग जो है उसको अपने साथ में ले पाते, शामिल कर पाते, क्योंकि भारत ने कभी कब्जे की बात कभी नहीं करी है। शब्द थोड़ा सा हमें थोड़ा सा खटकता है। भारत कब्जा नहीं करता, भारत अपनाता है। अपनाने में और कब्जा करने में जरा अंतर हो जाता है। कर्नल साहब, थोड़ी सी बात हम शौर्य की करेंगे। जिस तरीके का शौर्य, जो पराक्रम हमारे वीर सैनिकों ने दिखाया था, उसकी बानगी अपने कुछ अनुभवों के माध्यम से आप बताएं। देखिए, मैं 71 बैटल का मैं यही बता सकता हूं। देखिए, उस युद्ध के अंदर जिस प्रकार से तैयारी 5-6 महीने की गई, हम सबको पता है। उस समय जनरल मानेकशॉ साहब, जब ये अप्रैल के महीने में उनको बोला जाता है कि आपको युद्ध की तैयारी करनी है, उन्होंने कहा मुझे समय चाहिए और जब हम तैयार होंगे लॉन्च करेंगे। पर देखिए कि वहां पर उस समय ये मानसून का सीजन चलता है और ये जो समय है दिसंबर का, ये बहुत ठंड का समय होता है। बट ये जब हमने लॉन्च किया, आप देखिए, पहली चीज समझनी पड़ेगी, इतना बड़ा युद्ध किस प्रकार से हमारे रणबांकुरों ने, मैं कमांडर्स की भी बात कहूंगा, जिन्होंने प्लानिंग कर करके अपने आप को तैयार करके ट्रेन करके, और हम किन परिस्थिति में 71 में बांग्लादेश, जब हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं था, पर जो हम मुक्ति वाहिनी के समर्थन में जब हम वहां गए, मैं आखिरी दिन की आपने देखिएगा जब ये लड़ाइयां जब चल रही थी, तो उस समय वहां पर जो एयरफोर्स स्ट्राइक थी, हमारे एयरफोर्स ने और हमारी नेवी ने, ऐसा नहीं कि हमारी एक थल सेना ही थी, उसमें तीनों सेनाओं का जो समीकरण एक था, जो कॉम्बिनेशन करके हमने दुश्मन पे विजय पाई। आप देखिए, जो अमेरिका उस समय बीच में आने के लिए, आज तो अमेरिका हमारा दोस्त है, ये सामरिक परिस्थिति बदलती रहती है, उन्होंने बोला 7th फ्लीट आएगा, तो रशिया इधर आकर के उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए 7th फ्लीट को रोका गया। पर जब नेवी का हमारा, आपने एक बहुत कराची के ऊपर जो हमले की कहानी सुनते हैं, और इधर उनके जो एक युद्धपोत को, सबमरीन को हमने नियाजी को हमने ध्वस्त कर दिया था, तो नेवी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उस नियाजी बैटल की पूरी कहानी हम सुने। आप देखिए कि जो उनके नियाजी को हमने जब अंदर किया, तो नेवल अंडरग्राउंड वाटर ये बैटल होता है और वहां महीनों तक ये बाहर नहीं आते हैं, तो उनका भी जो रोल रहा है बहुत रहा है। और लास्ट देखिए, हमारी जो वायुसेना है, वायुसेना ने जिस दिन ये 15 दिसंबर की बात है और 16 को ये तैयार होते सरेंडर के लिए, 14 और 15 दिसंबर की, तो जिस प्रकार से उन्होंने इनके हेडक्वार्टर पे शेलिंग की, वहां बातें चल रही थी इनकी, पर उस शेलिंग ने इनको धराशायी कर दिया, पिन पॉइंट। आज तो देखिए जीपीएस है, आज तो हमारे पास बहुत सारे तंत्र हैं, हम बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है। उस जमाने में उन पायलट्स को भी मैं बधाई देना चाहूंगा और मैं एक सल्यूट करना चाहूंगा हमारे पूरे उन सब रणबांकुरों को। उन्होंने प्रिसिजन उस हेडक्वार्टर, उनकी बिल्डिंग के साइड वाली जगह हमला करके एक तरह बॉम्ब्स गिरा करके उन्होंने दहशत पैदा कर दी। और दैट वो एक ऐसा था, और घेर तो रखा था भारतीय सेना ने। आप देखिए 13 दिन के अंदर जिस प्रकार से भारतीय सेना नदी पार करती हुई लोगों के साथ बिना खाने बिना पानी, और किस तरह से वो एडवांस करके एक जज्बा था कि हम क्योंकि रोज हत्याएं देख रहे थे हम नागरिकों की, इंसानियत की हत्या हो रही थी। तो ये तीनों सेनाओं ने मिलकर के जिस प्रकार उस नियाजी को, और सबसे बड़ी बात देखिए, जब वो सरेंडर होता है तो वो तैयार नहीं थे, पर हमारे जो सैनिक कमांडर थे उन्होंने क्लियर कहा कि नियाजी
तेरे पास समय, फैसला कर ले, और उसको स्वीकार करना पड़ता है। और जब सरेंडर होता है, देखिए जब वो जो सेरेमनी वहां जहां की जाती है, उसमें जब वो एक एक वो बड़े गौरव में मैं हर सैनिक की बहादुरी, और वैसे देखिए टैंक बैटल्स हुए, इन्फेंट्री के बैटल्स हुए, एयर के हुए, तो हर योद्धा को तो हम सलाम करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे सैनिकों ने 13 दिन में दुश्मनों की 13वीं एक तरीके से कर दी थी। बिल्कुल 13वीं कर दी, आपने सही शब्द चुना, मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा। हम थोड़ा इसमें इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स की भी बात करना चाहिए कर्नल साहब। यूएस फेवर एंड द सोवियत रूस, ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के साथ में थे। और हम लोग ये भी बात करते हैं कि जब पैटर्न टैंक्स की बात करें, और दूसरे जो कि ना एक बेड़ा जो है वो समुद्र में आ गया था, जिसके कारण से परेशानियां जो है वो कम हुई, किसी के लिए बढ़ी, किसी के लिए कम हुई। तो थोड़ा सा उस एस्पेक्ट को भी हमारे दर्शकों के साथ है। देखिए साहब, ऐसा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दो पावर ब्लॉक्स बन गए थे, एक यूएस और एक यूएसएसआर। और जब तक 71 हमारा जो 71 का युद्ध होता है, तब तक ये दो थे, यूएसएसआर और यूएसए। बिल्कुल। और इन सबके अपनी अपनी सामरिक दृष्टि थी। देखिए जब भारत का विभाजन होता, उस समय अमेरिका ट्राई कर रहा था हमको अपने ब्लॉक में लेने की। सेंटो का हमने लालच दिया, बहुत सारे लालच दिए, पर अब मुझे नहीं पता है, वो इतिहास की कहानियां हैं। पर यूएस ऑलवेज, और उससे पहले मैं देशवासियों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान, जो वेस्टर्न पश्चिमी पाकिस्तान था, गिलगिट बाल्टिस्तान जो हमारा पीओके हमारा हिस्सा है, आज ये भी जरूर चर्चा होनी चाहिए कि अगले दिवस से पहले कुछ ऐसा हो देश में, देखिए पीओके हमारा हिस्सा था, बिल्कुल, और टेक्निकली लीगली हमारा था। वहां आज भी हम उसे नक्शे में दिखाते हैं। नक्शे में है। मेजर ब्राउन नाम के व्यक्ति ने जो माउंटबेटन, देखिए हिंदुस्तान की पॉलिटी को जो मैं इनको चाटुकार कहता हूं, उन्होंने वही कुर्सी पे बैठाए जिन्होंने माउंटबेटन को क्या बनाया, हमारा डिफेंस फोर्सेस का ओवरऑल कमांडर बनाया पाकिस्तान। और मेजर ब्राउन नाम के व्यक्ति को जाकर के गिलगिट और बाल्टिस्तान में हमारे संघारा सिंह ब्रिगेडियर साहब थे, वहां पर उनको कैप्चर कर लेता है ये अंग्रेज। तो ये बताओ, क्या ये बिना उनके कमांडर की इजाजत देता है माउंटबेटन के? तो अंग्रेजों की ये चाल थी। अंग्रेज और अमेरिकन दोनों एक थे साहब, सदा देखिए, मानिएगा। और हमारे साथ जो हमारे, अब क्योंकि पक्ष तो नहीं था, पर किसी की मदद तो चाहिए जीने के लिए, रशिया यूएसएसआर ऑलवेज हमारा सामरिक दोस्त रहा है, उसने कभी धोखा नहीं दिया। जब गोवा का विलय हुआ तो सारी दुनिया ने कहा, क्योंकि गोवा, आप सबको जानना पड़ेगा कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री था दुनिया में, गोवा एक अलग यूएनओ का मेंबर था, पर जब हमने उसको वापस लिया 61 के अंदर, हमारे सैनिकों ने, यूएसएसआर ने हमें वीटो किया उसके ऊपर। तो ये इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ब्लॉक्स की मैं बता रहा हूं देश को। और 71 के जब 47 के उसके बाद जब हमारी सेनाओं को जब आगे बढ़ रही थी रोकने के लिए, तो वो तो एक तरफ तो ब्लॉक कह रहा था ये पाकिस्तान का है पूरा, जिसको है, पर अगेन वीटो हमारे यूएसएसआर ने किया। अब यूएसएसआर की एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमें इन सबसे सदैव सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी हमारा हिमायती नहीं है, वो सब अपने कार्ड्स खेलते हैं। तो पाकिस्तान पीओके ये सब अपना कार्ड खेला, रशिया ने हमारा साथ दिया। आपने सही कहा, 7th फ्लीट जब वो उन्होंने, अमेरिका ने हमें धमकी दी कि भाई या तो तुम ये बंद करो, ये तुम नहीं करोगे, और वरना हम आ रहे हैं, और उनका बेड़ा चल चुका था। बिल्कुल। और रशिया ने भी बोला अपना बेड़ा चलाया, और उसके कारण वो दोनों जो सुपर पावर जिनको कहते थे, बाइपोलर ब्लॉक था, वो दोनों आमने सामने हो गए, और उनको बीच में नहीं आए। तब तक हमने युद्ध को एक पॉइंट पे लाके दे दिया। बट यही एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर ने हमसे ही डिडंट टेक अ शेयर ऑफ पाई नहीं ली हमसे। कैसे ली? देखिए बिजनेस की बात नहीं है, देश को शायद पता, बहुत सारे नागरिकों को पता नहीं, आज वो जो क्या लिबरल गैंग है, वो पता नहीं हिंदुस्तान में किस प्रकार के बड़े बड़े लोग फ्रॉड्स हैं जो ये ऐसी बातें करते हैं। कुछ सैनिकों, हाँ, पता नहीं कौन सा मार्केट है। मैं आपको दो चीज बता दूं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत ढांचा, कभी आप चर्चा कीजिए, देशवासियों को पता भी है, उसके अंदर ना सेक्युलर वर्ड था ना सोशलिस्टिक वर्ड था। वेरी राइट सर। ये रशिया के, यूएसएसआर के प्रेशर में 1976 और वो जो ये इमरजेंसी का दौर था, उसमें डाला इंदिरा गांधी द्वारा, कांग्रेस द्वारा। मैं देश से, आपको अगर देशवासियों पता भी है, जो आज हर आदमी नाचता है सड़क पे खड़ा होकर, सेक्युलर सेक्युलर, ये सेक्युलर तो हमारा मूलभूत ढांचे का शब्द ही नहीं है भाई। हम सर्वधर्म, वो क्या, वो हम संभाव के लोग हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आज देखो देश को बुला दिया है। तो मैं आपके मार्फत आज देश से दो गुजारिश करना चाहूंगा। पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दो सेक्युलर और सोशलिस्टिक वर्ड जोड़े गए थे मूलभूत ढांचे में, वो हटने चाहिए। मोदी साहब प्लीज डू समथिंग। सेकंड जो हमारा पीओके है, देखिए पीओके आज भी चल रहा है पाकिस्तान, और वो लड़ाई तो विजय दिवस मना रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि देखिए
जब तक हमारा पीओके लेने की चर्चाएं हो रही जी। हैं, पर अभी समय आ चुका है क्योंकि वहां के लोग भी आज चाहते हैं, बिल्कुल। हमारे जैसे बहुत सारे आवाज उठाते हैं कि भाई बलूचिस्तान, कि भाई मुझे मेरे उधर क्यों नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान के कितने टुकड़े हों और चीन के कितने टुकड़े हों वो एक विषय है, पर देश कभी ये सोचेगा कि जिन सैनिक बलिदान हर मोड़ पे करते रहते हैं, 47 में किया तो आपके पॉलिटी ने आकर के हमको आगे नहीं बढ़ने दिया, 47 के अंदर हमने एयर सपोर्ट मांगी सैनिकों ने, आपको पता होना चाहिए 47 में नेहरू जी ने हमें इजाजत नहीं दी थी। 62 में आइए, 62 में हमें हवाई जहाज इस्तेमाल नहीं करने दिए साहब। तो ये देश को पता होना चाहिए कि हम टुकड़ों की बातें करें 71 जिसके अंदर आपने आज विजय दिवस मना रहे हैं, क्या आपको पता है कि 71 में बांग्लादेश को बनाने की जरूरत क्या थी? सवाल उठाइए, ये आपकी भूमि का हिस्सा था। और आज एक हमारे पास सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी। उसके बाद आप देखिए आज भी हमारे लोग वहां उन जेलों में क्या है, देश को ये पता होना चाहिए कि ये कब छूटेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी आएंगी जाएंगी, पर पीओके लेना हमें आज जो हमारा संवैधानिक हमारा है। और मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा आपके मार्फत गोयल साहब कि देखिए इन्होंने 5 अगस्त 2019 को एक अनाउंस किया था कि हम लेंगे पीओके और हम लेंगे एक्साइजन। तो देखिए अब सामरिक दृष्टि जिस प्रकार से बदल रही है, हम सवाल सामरिक दृष्टि का था, ठीक बात है। तो ये दोनों अलग थे, आज की सामरिक दृष्टि बदल चुकी है। आज जो अमेरिका 2023 में क्या चीज निकल के सामने आती है, 15 अगस्त 2023 को हम क्या देखते हैं, और जो हमारा मैं बता रहा जो विरोधी थे हमारे उस दौर में, आज अमेरिका हमारा सामरिक पार्टनर है। उसने कल ही कहा है, जब चीन का हमारा ये तवांग के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने कहा कि चीन ने अपनी ये गलती की है। तो देखिए सामरिक स्थिति कैसे बदलती है। और रशिया वैसे भी आज इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स आल्सो, कि आपकी इकोनॉमिक्स कैसी है। जब हम स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो लोगों को पता लगता है कि आपकी जेब में कितना दम है, और जिसकी जेब में जितना दम होगा उसके हिसाब से उसके बाजुओं का दम भी तौला जाएगा। और चाहे वो यूएसएसआर हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, हर किसी को मालूम है कि इस उभरता हुआ भारत जो है वो वैश्विक 21वीं जो भू राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दमखम जो है वो रखता है। सर 1947, 1962, 1965, 1971, 1999 आप कैसा देखते हैं कि सबसे बढ़िया हम लोगों ने, हालांकि सैनिकों का शौर्य हर जगह था, लेकिन जहां हम सैनिक और सरकार दोनों की बात करते हैं तो इन सब में आप किसे प्रमुख रखना चाहेंगे? देखिए जहां तक देश के सम्मान की बात है, और हम सारे बराबर हैं हमारे लिए, देखिए क्योंकि जब बलिदान करते हैं तो हम तो हर इंच के लिए एग्जैक्टली सर। हमारा दुख ये एक सैनिक के नाते कि जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व था पास्ट में, देखिए 2014 से, और मैं एक सैनिक होने के नाते आपको क्लियर कर सकता हूं कि 99 के युद्ध में जिस प्रकार से हमारे रणबांकुरों ने उन ऊंचाइयों के ऊपर वीरगाथाएं लिखी और हमारी इंच इंच जमीन वापस ली। बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं, बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक जो ये कई बार कह देते हैं कि नहीं इंच इंच, मैं कह रहा हूं ली गई। और उस क्षेत्र का जो जिस तरह बहादुरी दिखाई, पर उसके अलावा आगे आइए मैं आपको गलवान का किस्सा सुनाना जी सर, थोड़ा सा। गलवान एक ऐसा युद्ध था, एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें भारतीय सेना को खुली छूट दी गई। देखिए 99 में हमें खुली छूट नहीं थी, हमें बोला गया था कि आप एलओसी पार नहीं करेंगे, हवाई जहाज को भी बोलते थे कि आप सीमा पार नहीं करेंगे। अरे एक बात बताओ देशवासियों, इन राजनेताओं को अकल आप कब देंगे? इनको देनी पड़ेगी आपको। हवाई जहाज जो 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, 1 सेकंड में कितनी किलोमीटर पार करता है, और वो हमें कहते हैं आप पार नहीं करोगे। अरे युद्ध है, कोई दोस्त का चोला नहीं है। और गलवान में जो हमारे रणबांकुरों ने किया, हथियार नहीं थे, देश को भी पता है हमारी जो भी ट्रीटी चाइना के साथ, पर उसके अंदर रहते हुए जिस प्रकार से हमने चीन को वहां से खदेड़ा, उससे पहले चीन कभी भी आकर के वापस नहीं गया साहब। गोयल साहब आपको समझना चाहिए, चीन क्या करता है, एक मौका ढूंढता है, खाली जगह देखता है, मौसम का फायदा उठाता है, प्रेम की बात करता है, पीछे से वार करता है। वो 2 किलोमीटर अंदर आ जाता है। जब देश पुराना ऐसे ही होता था, पुरानी सरकारों में फिर बातचीत होती थी, और उसके बाद 4 कदम थोड़ा बहुत 500 मीटर 2.5 किलोमीटर फिर ले गया देश का। अभी जो गलवान के बाद जो बदलाव आया है वो ऐसा बदलाव है, अब चीन को उससे 5 कदम पीछे जाना पड़ रहा है। और 2 दिन 9 दिसंबर की बात देख लीजिए आप, जो तवांग में हुआ है। चीन वही करना चाह रहा था जो कारगिल के अंदर पाकिस्तान ने किया, क्योंकि बर्फ गिरने लग गई, पाकिस्तानी छुप के बैठे, ये भी छुप के आ रहे थे और हमारे उस पर हमला करने की कोशिश की।
और यही उनका मकसद था। सेला से तवांग तक जो हमारा रास्ता जाता है वो एक हाईवे, ये चीज हमारे सैनिकों ने करने नहीं दी, क्योंकि नहीं कार्यक्रम दी। का अंतिम भाग है। मैं मानता हूं जो 9 बिल्कुल। तारीख को इन्होंने बिना गोली के जो प्रहार करके चीनियों को खदेड़ा है नदी पार और मजबूर किया कि वापस सर, जाइए, अब की बार भी ये केवल बहुत और केवल बहादुरी का पंचशील की कारनामा बात है। नहीं होगी, केवल हिंदी चीनी भाई भाई की बात नहीं नहीं होगी। होगी। अब हिंदी आगे तो चीनी भागे। बात है कि हिंदी हमेशा आगे रहेंगे, भारतवासी हमेशा आगे रहेंगे। हमें इन विजय दिवसों को मनाना है लगातार, लेकिन आगे हमारे ऐसे विजय दिवसों की आवश्यकता नहीं पड़े। हम चाहे वो टेबल की बात करें या अपने बाजुओं की बात करें, सामने वाले को पता रहे कि इसके मुक्के में इतना दम है कि अगर इसने मुक्का उठा दिया तो वो जो सनी देओल का एक डायलॉग था कि ये 2.5 किलो का हाथ है, तो वो 2.5 किलो का हाथ दुनिया को पता होना चाहिए। इतनी शक्ति हमारे अंदर हो, हमारे सैनिकों में वो शक्ति है, हमारी राजनीति में भी वो शक्ति है। उस शक्ति को प्रत्यक्ष दिखना चाहिए। ये बदलता हुआ भारत है। इस बदलते हुए भारत में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा साहब, देखिए सैनिकों के पराक्रम शौर्य की बात आपने देश तक पहुंचाई, मेरी एक आपके मार्फत सैनिकों के कल्याण की बात भी रखना चाहूंगा। सैनिकों के कल्याण, मैं राजस्थान में मौजूद हूं, जयपुर के अंदर आज आपके इस स्टूडियो में हूं। मैं देश से और भारत सरकार और राजस्थान सरकार के चीफ मिनिस्टर से एक बात रखना चाहता हूं कि हाल ही के अंदर एक राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने के लिए, उसका पुनर्वास के लिए एक योजना 1988 से चली आ रही है और 1988 से लेकर के रिजर्वेशन प्रथा बाद में शुरू हुई है देश में, मंडल के बाद में। तो उस प्रथा को जातिगत कर दिया गया, सैनिक को जाति में बांटने के अपराध को बंद किया जाए, ऐसी मेरी गुजारिश है। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि दूरदर्शन के इस माध्यम से आपकी बात जो है बहुत जगहों तक पहुंच रही होगी और जो सही स्टेप्स है, सही कदम है, वो हमारी सरकारें, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति अवश्य लेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को विजय दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आपका कर्नल साहब कार्यक्रम में पधारने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत।